Assalamualaikum friends, my name is Faizan Ali. Today I am going to explain American and Canadian TV series Rain Season 1 Episode 15. तो let's start the video. किस्त के आगाज में कैना जिस्मानी रगबतों के शिकार हेनरी की खुद को और महल की एक कनीज एना को नशे की हालत में अपनी आंखों के सामने एक दूसरे को बेपर्दा करते हुए देखने की हवस पूरी करने के बाद अगले सीन में जब कैना की नींद की खुमारी और शराब का नशा टूटने पर उसे अपने साथ हेनरी के बिस्तर पर एना मुर्दा हालत में पड़ी दिखाई देती है तो वो खौफ के आलम में सीधी कैथरीन के पास जाती है और उसे हेनरी की दिन ब दिन बढ़ती जिनसी ख्वाहिशात से मुतला करते हुए हेनरी को एना की मौत की वजह साबित करने लग पड़ती है, जिसके बारे में जानने के बाद कैथरीन को फौरन से पिछली किस्त में हेनरी के हाथों हुई सिसिलिया की मौत का वाकया याद आ जाता है और वो परेशानी में शराब के नशे में चूर अपनी सल्तनत को वसी करने के ख्याली मंसूबे बनाते हेनरी के पास उसके हुजरे में जाती है और उससे एना की मौत के हवाले से सवालात पूछते हुए हेनरी पर एना को गला घोटकर मारने का शुबा जाहिर करने लग जाती है, जिस दौरान हेनरी की नीम दीवानापन वाली बातों और उसकी पागलपन वाली हरकत को देखकर कैथरीन को हेनरी की दिमागी कैफियत कुछ बिगड़ी हुई महसूस होती है। इसे देखने के बाद कैथरीन हेनरी पर नोसाडामिस से उसका तिबी मुआयना करवाने के मतलब जोर डालना शुरू कर देती है, मगर हेनरी कैथरीन की बात बिल्कुल भी नहीं मानता और अपनी तबीयत की गड़बड़ी को मामूल का सरदर्द करार देकर कैथरीन को अपनी तबीयत की खराबी के सिलसिले में किसी से भी बात ना करने का हुक्म देकर यहाँ से भेज देता है। दूसरी तरफ लोला मैरी के साथ फ्रेंच चाइल्ड कोर्ट वापस आने के बाद फ्रांसिस के बच्चे की उम्मीद से होने वाली खबर को सबके सामने आने से रोकने और खुद को उम्र भर के लिए फ्रांस के मुस्तकबिल के बादशाह यानी फ्रांसिस की जागीर बनने से बचाने के लिए मैरी के कहने पर फ्रेंच चाइल्ड कोर्ट में जारी एक तकरीब में शिरकत करती है, जहां लोला की मुलाकात एक फ्रांसीसी लॉर्ड फिलिप नार्विन से, जिसने अपने बाप की जानिब से मिले अपने ओहदे को बरकरार रखने की खातिर अपने लिए बीवी की तलाश शुरू करने की गर्ज से फ्रेंच चाइल्ड कोर्ट में जारी इस पार्टी में शिरकत की थी, उससे हो जाती है। फिर लोला और फिलिप नार्विन की आपसी गुफ्तो-शुनीद के दौरान फिलिप नार्विन को लोला पसंद आ जाती है और वो लोला को फौरी तौर पर शादी की पेशकश कर देता है। तीसरी जानिब लोला को मुख्तलिफ मौकों पर फिलिप नार्विन के साथ बातचीत करते हुए देखने के बाद जब फ्रांसिस को मैरी से लोला और फिलिप नार्विन की एक दूसरे में बाहमी दिलचस्पी और लोला के फिलिप नार्विन के साथ शादी करने के इरादे का पता चलता है तो फ्रांसिस फिलिप नार्विन के पीछे अपने जासूस लगाने के बाद इस खदशे के पेश नज़र के कहीं लोला उसके साथ पेरिस में बिताए खिलवती लम्हात की वजह से तो जल्द शादी करने का फैसला नहीं ले रही, लोला के पास जाता है। लेकिन लोला फ्रांसिस की इस फिक्रिया पूछगछ के बावजूद भी फ्रांसिस के बच्चे की उम्मीद से होने के मुतल्लिक अपनी जबान नहीं खोलती और फ्रांसिस के सामने मजबूरी में लिए अपने शादी के फैसले को अपनी खुशी से मशरूत करके फ्रांसिस को इत्मीनान दिलाकर यहाँ से भेज देती है। मगर इससे अगले सीन में जब फ्रांसिस को अपने किसी गैर जाहिर शुदा जासूस से लोला के होने वाले शोहर यानी फिलिप नार्विन के हम जिन्स परस्ताना मिजाज का पता चलता है तो वो सीधा मैरी के पास जाता है और मैरी को फिलिप नार्विन की मर्दों में दिलचस्पी से आगाह करते और मैरी के सामने पेरिस में लोला के साथ गुजारे कुर्बती लम्हात का इतराफ़ करते हुए मैरी को एक मरतबा फिर से अपनी मोहब्बत पर एतबार दिलाना शुरू कर देता है। फिर फ्रांसिस के मुंह से लोला और फ्रांसिस की नज़दीकियों का वो इकरार सुनने के बाद जिसके बारे में मैरी पहले से ही जानती थी, मैरी के दिल में फ्रांसिस से लोला की फ्रांसिस के बच्चे की उम्मीद से होने वाली खबर छुपाने का एहसास शर्मिंदगी जाग पड़ता है, जिसकी बुनियाद पर वो अगले सीन में लोला के पास जाती है और उससे फिलिप नार्विन के हम जिन्स परस्त होने के बारे में बताते हुए लोला को उसके उम्मीद से होने वाली बात को फ्रांसिस को बताने पर आमादा करने लगती है। लेकिन जब लोला मैरी की बात मानने पर तैयार नहीं होती तब अपनी और फ्रांसिस की शादी का इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी हामला ना होने की वजह से मायूसी का शिकार मैरी, जिसके मन को ये अंदेशा डरा रहा होता है कि जिस तरह माजी में बैश की पैदाइश हेनरी और कैथरीन के रिश्ते को खोखला करके हेनरी और डयाने के संबंध को मजबूत बनाने का बाइस बनी थी, उसी तरह मुस्तकबिल में लोला और फ्रांसिस का नाजायज बच्चा मैरी और फ्रांसिस के रिश्ते में दरार ही न डाल दे। फिर इसी ख्याल को खुद पर हावी करके मैरी लोला को मर्दों की सोहबत से लुत्फ उठाने वाले फिलिप नार्विन से शादी ना करने की सूरत में खुद फ्रांसिस को लोला के फ्रांसिस के बच्चे की उम्मीद से होने का बताने की वार्निंग देकर यहाँ से चली जाती है। और अगले सीन में लोला और फ्रांसिस की करीबी इख्तियार करने वाले मामले में अपनी वसीउ नजरी और कशादा दिली का फ्रांसिस से उसकी बेपनाह मोहब्बत की शक्ल में इनाम पाने के बाद एक बार फिर से लोला के पास जाती है और लोला से जल्द अपने हमला होने की तसल्ली लेने के बाद लोला को एक हम जिन्स परस्त शख्स से शादी करने से मना कर देती है। तीसरी तरफ जब समाजी और ख़ानदानी बेड़ियों में जकड़ी
ग्रीर को अपने इस आशिक बावर्ची लीज से लॉर्ड कास्टरी की दोबारा से फ्रेंच चाइल्ड कोर्ट आमद का पता चलता है तो वो अपने इस कम हैसियत वाले प्रेमी से दूरी के ख्याल से कुछ दुखी हो जाती है, जिस पर लीथ जो इस बात से बड़े अच्छे से वाकिफ होता है कि वो और ग्रीर कभी एक नहीं हो सकते, वो अपनी महबूबा को यूं दुखी देखकर पहले तो ग्रीर का बोसा लेता है और फिर फैसले का इख्तियार ग्रीर पर छोड़कर अगले सीन में अपनी निगरानी में ग्रीर की मुलाकात लॉर्ड कास्टरी से करवा देता है। फिर लॉर्ड कास्टरी की ग्रीर से मुलाकात और आपसी बातचीत के दौरान ही बेदहानी के कारण लॉर्ड कास्टरी के कपड़ों में आग लग जाती है, जिस बीच यहाँ करीब ही मौजूद लीथ आगे बढ़ता है और लॉर्ड कास्टरी की आस्तीन में लगी आग को बुझाने की कोशिश करते हुए अपना भी थोड़ा सा हाथ जला बैठता है। फिर अपने दिलदार को तकलीफ में देखकर चूंकि ग्रीर भी खुद पर काबू नहीं रख पाती और लॉर्ड कास्टरी को छोड़कर लीथ के लिए परवाह और फिक्रमंदी जताना शुरू कर देती है, जिसे देखने के बाद लॉर्ड कास्टरी भी ग्रीर और लीथ के दिलों में पनपते जज्बात को भांप जाता है और ग्रीर और लीथ के एक दूसरे को लेकर एहसासात को जानने के बावजूद लीथ को खुद को जलने से बचाने के बायस स्पेन में वाक़या अपने चंद मकानात तोहफे में देकर ग्रीर को खुद से शादी की पेशकश कर देता है, जिस पर ग्रीर जो इस सारे मामले के दौरान स्कॉटलैंड से अपने घर वालों की तरफ से आए खत में अपने वालिदैन की जानिब से अपने लिए मुंतखब करदा शोहर की तफसीलात पढ़ चुकी होती है, वो लॉर्ड कास्टरी के शादी के प्रपोजल को ठुकरा कर अपने बाप के इंतखाब यानी अपने मुस्तकबिल के मुमकिन शोहर का इंतजार करने लग जाती है। चौथी तरफ ओलिविया के नोस्ट्राडामस के तबीब खाने में इलाज मुआवजे के दौरान ओलिविया नोस्ट्राडामस को अपने सियासी जंगल में पहुंचने का किस्सा सुनाते हुए बताती है कि काउंट वेंसन और उसके आदमियों के फ्रेंच चाइल्ड कोर्ट पर कब्जा करने और मैरी की जानिब से महल के लोगों को काउंट वेंसन के सिपाहियों के शिकंजे से बचाने और सबको अपने कमरे के खुफिया दरवाजे से महल से बाहर निकालने के बीच जब मैरी उसे अपने कमरे से मुरहिका पोशीदा रास्ते में अपना इंतजार करने के लिए ठहरा कर गई थी, तब उसे उस तारीख पथरीले रास्ते में एक भयानक शक्ल वाली लड़की यानी क्लारिसा दिखाई दी थी, जिसे देखने के बाद उसने घबराकर किसी अनजान सिमत में भागना शुरू कर दिया और फिर वो कुछ दिन की भाग दौड़ के नतीजे में एक सियाह आसिबी जंगल में जा निकली, जहां कुछ किसानों और शिकारियों ने उसे पकड़कर एक अजीब से मखलूक के आगे बांध दिया, जिसके बाद वो लोग कई महीनों तक उसे इस अंधेरे में बेहोशी की हालत में कुछ खिलाते पिलाते रहे और फिर एक दिन मौका पाकर ओलिविया वहां से भाग निकली और इस बर्फीले जंगल में बैश के पास पहुंच गई। ओलिविया की ये आप बीती सुनने के बाद नोस्ट्राडामस अपनी माजी की खुद गर्जियों और गलतियों को सियाह से भी जंगल में अपने साथ हुए इस हादसे का कसूरवार ठहराती ओलिविया जिसकी तबीयत और जिसके जख्म अब काफ़ी बेहतर हो चुके होते हैं उसे लेकर इस बर्फीले जंगल में जाता है और ओलिविया को उसके पुराने पापों को भुलाकर एक नई तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करने का हौसला देते हुए नजर आता है, जिस बीच ओलिविया बहुत जज्बाती हो जाती है और रोते हुए नोस्ट्राडामस के गले लग जाती है। पांचवीं जानिब इस बर्फीले जंगल में जब बैश को इस शिकारी लड़की यानी रुरान के खानदान के इस बर्फीले जंगल से मुल्हिका सियाह से भी जंगल में बसने वाले बिदती लोगों की तरफ से चुने जाने का इल्म होता है, तो वो इन जंगल वासियों को खारजी अकीदे के अमल पैरा लोगों से बचाने के लिए उन्हें एहतियाती तदाबीर बताते हुए इन जंगल में बसने वाले लोगों को इन आसेबी बदरूहों के साथ लड़ाई लड़ने पर उकसाने लगता है। लेकिन इस बर्फीले जंगल के रिहाइश पजीर लोग जो सियाह से भी जंगल में बसने वाले शैतानी लोगों से बहुत खौफजदा होते हैं, उन्हें बैश का ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो बैश को इन हैवानी अदातो एतवार वाले लोगों से बगावत करने से रोकने के लिए बैश की चाय में कोई नशा आवर चीज़ मिलाकर उसे पिला देते हैं और बैश के बेहोश होते ही उसे रस्सी से बांध देते हैं। इसके बाद इस बर्फीले जंगल से मुल्हिका सियाह आसिबी जंगल में बसने वाला शैतानी अकीदे का खूनी पैरोकार रोरान की क़यामगाह में नमूदार हो जाता है और सबको अपने सामने झुका हुआ पाकर यहाँ करीब ही मौजूद एक बकरी की बलि चढ़ाने लग जाता है, जिस बीच रोरान की नज़र नीम बेहोशी की कैफियत में बैश की बड़बड़ाहट के सबब इस हैवानी बदरूह के सामने उठ जाती है, जिसके नतीजे में ये दरिंदा सिफ्त परछाई रोरान को घसीट कर अपने साथ ले जाती है। यहाँ फ्रेंच चाइल्ड कोर्ट में हेनरी एक बार फिर से कैना को जिस्मानी हरकत पर उकसाने और कैना के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि इतने में कैथरीन यहाँ पहुँच जाती है और कैना को हेनरी के जिनसी पागलपन से बचाने और कैना को यहाँ से भेजने के बाद हेनरी के साथ उसके दिन ब दिन बढ़ते नफ्सियाती मसाइल पर तशवीशिया बहस करना शुरू कर देती है, जिस दौरान हेनरी की बेसरोपा बातें सुनने और उसकी मजजूबों वाली हरकत देखकर कैथरीन को इस बात का पक्का यकीन हो जाता है कि हेनरी का जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया है, जिस बाइस वो परेशान कुन अंदाज में हेनरी को देखने लग पड़ती है। फिर इस सब के बाद किस के आखिरी सीन में इस बर्फीले जंगल में बैश को होश में आने के बाद रोरान के भाई के हमरा रोरान की तलाश में सियाह आसिबी जंगल का रुख करते हुए भी दिखा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली बार ड्रामे की 16वीं एपिसोड के साथ हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।